हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी इंदौर। तो आज हमारे मैनेजमेंट विषय पर आगे बढ़ते हुए हम लोग यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे और यूनिट नंबर 3 के माध्यम से हम लोग मैनेजमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन में जाएंगे। जी हाँ, वो इसीलिए कि यूनिट 3 में हम पढ़ते हैं कुछ बुनियादी या प्रारंभिक अवधारणाएं, इट मीन्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और मैनेजमेंट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोलिंग, ये सारे कॉन्सेप्ट में आज हमने सबसे पहला कॉन्सेप्ट लिया है जिसका नाम है प्लानिंग। प्लानिंग मतलब नियोजन। और आज प्लानिंग में हम प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग की विशेषताएं क्या है, प्लानिंग के महत्व क्या है और प्लानिंग की प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया इट मीन साइकिल, एक इसकी साइकिल है, हमको उसके भी पॉइंट्स याद करना होंगे। और आखिरी में प्लानिंग के क्या क्या तत्व होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, यानी विशेषताएं, महत्व, इसकी प्रक्रिया, इसके एलिमेंट्स, इन सब चीजों पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज प्लानिंग? मैं यदि आपसे पूछता हूं प्लानिंग क्या है, इतना कॉमन शब्द है, हम सब जानते हैं। प्लानिंग मतलब पहले से सारी विचार करना किसी के भी बारे में। फॉर एग्जांपल, हमारे घर में शादी है तो उस शादी की प्लानिंग करेंगे। हमें पटवारी का एग्जाम देना है, पीएससी सेलेक्ट होना है, तो हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि क्या पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़ना है, कौन सा यूट्यूब चैनल देखना है, कौन से टीचर को सुनना है। ये सब प्लानिंग का पार्ट है। तो शुरू करते हैं। मैनेजमेंट में हमको प्लानिंग पढ़ना है, मतलब आज हम जो प्लानिंग पढ़ेंगे वो मैनेजरियल व्यू से देखना है हमको, हमारे घर वाले व्यू से नहीं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्लानिंग, मैं पूछूंगा प्लानिंग क्या है, तो वही प्लानिंग है जो आप समझते हैं कि पहले से ही डिसाइड करना सारी चीजें, यही तो प्लानिंग है। तो इसकी कॉमन बात क्या है? कॉमन बात यह है कि हम पहले से ही निर्धारित करते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। क्या करना है मतलब हम करना क्या चाहते हैं, और जो हम करना चाहते हैं उसको करने का क्या तरीका होगा, क्या विधि होगी। तो लिख देते हैं प्लानिंग का सामान्य अर्थ क्या है। नियोजन का सामान्य अर्थ है पहले से ही निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग करना, निर्धारण करना, निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना? पहला कि क्या करना है, और दूसरा क्या, कैसे करना है। आपको कुछ किताबों में ऐसा भी मिलेगा कब करना है, कहां करना है। ठीक है, सारी बातें सही हैं, मुख्य बात से दो ही बात है कि हमें क्या करना है और दूसरा कैसे करना है, एक बात। दूसरी बात, हम मैनेजमेंट में कई सारे फंक्शन हम पहले भी बता चुके हैं। मैनेजमेंट के फंक्शन कार्य क्या है प्रबंध के? प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टाफिंग है, डायरेक्शन है, कंट्रोलिंग है। ये 5 काम मुख्य है। तो जब भी कभी भी कोई भी कंपनी आप स्टार्ट करेंगे, कोई बिजनेस या कोई इंडस्ट्री डालेंगे, तो सबसे पहले तो आप प्लानिंग करेंगे। या कोई भी काम करेंगे आप, आपके घर में शादी हो या आपकी पटवारी का एग्जाम निकला हो, सबसे पहले आप प्लान बनाते हैं कि प्लान बनाओ, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, आप इस बात का प्लान बनाते हैं। तो प्लानिंग को आप ध्यान रखेंगे, प्लानिंग सबसे पहला काम है। आपको पटवारी में आएगा प्रबंधन का प्राथमिक कार्य कौन सा है, आप बोलेंगे नियोजन, यानी प्लानिंग। और दूसरी बात, जो मैनेजमेंट में प्लानिंग हो जाती है, प्लानिंग के बाद बहुत सारे काम और होते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन। तो सारे काम बाद में, सबसे पहले प्लानिंग। तो प्लानिंग ही क्या करता है? प्लानिंग बैकग्राउंड बना के देता है, आधार बना के देता है, बेस बना कर देता है। तो आप बोलेंगे फंडामेंटल फंक्शन भी यही है, प्राइमरी फंक्शन भी यही है। लिख लेंगे प्राइमरी और फंडामेंटल, यानी प्लानिंग जो है, नियोजन है, वो प्रबंध का प्राथमिक, ये दोनों शब्द याद रखना, क्वेश्चन आएगा। प्राथमिक और आधारभूत कार्य है। आधारभूत इंग्लिश वाले लिख सकते हैं फंडामेंटल या बेसिक, और प्राथमिक के लिए लिख सकते हैं प्राइमरी। तो ध्यान रखेंगे ये दोनों शब्द, क्योंकि आपको मैंने बता दिया सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ही उस प्लान के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी में काम होना शुरू होता है। तो प्लानिंग सबसे प्राथमिक कार्य है, प्राइमरी है, और प्लानिंग सबसे आधारभूत का मतलब जो मैनेजमेंट के बाकी फंक्शंस हैं वो सब किस पर डिपेंड है, वो सब प्लानिंग पर डिपेंड है, एक बात। दूसरी बात, अभी आप इन सब चीजों को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब मैं 3 या 2 परिभाषा लिखूंगा, उसी से इसकी सारी विशेषताएं अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो तीसरी बात देखते हैं क्या है। तीसरी बात ये देखते हैं कि जब हम प्लान करते हैं तो कोई नई चीज हमारे दिमाग में आती है कि ऐसा करें क्या, हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ नए विचार आते हैं और कुछ हम नया करते हैं। इसका मतलब प्लानिंग का एकदम पास से, निकट से संबंध है सृजनात्मकता और नवाचार से। ये 2 शब्द याद रखेंगे, सृजनात्मकता और नवाचार से इसका निकटतम संबंध है। इट मींस क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, याद रखेंगे। इन सब शब्दों से क्वेश्चन बनेगा, लिख देते हैं सृजनात्मकता एंड नवाचार। हिंदी वाले यही है।
इंग्लिश वाले, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन से ये जुड़ा हुआ है, बहुत निकट है, निकट मतलब बहुत उसके नियर है, ठीक है। तो ये तीसरी बात याद हो गई आपको। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप दिमाग में बैठाते जाइए, 10 मिनट बाद आपको अपने आप ही पूरी विशेषताएं, महत्व सब अपने आप याद हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब सीधी बात करेंगे प्लानिंग क्या है। तो आप ये बोलेंगे कि आप आज कहाँ हो, एक, और आप जाना कहाँ चाहते हो, दो। अभी तो सर मैं बेरोजगार हूं, और कहां तक जाना चाहते हो, सर मैं डिप्टी कलेक्टर तक जाना चाहता हूं, पटवारी तक जाना चाहता हूं। आप आज कहां हो और लास्ट में कहां जाना चाहते हो, इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है, पुल है, वही तो प्लानिंग है। आप पटवारी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो सब प्लानिंग है। तो मैं लिख देता हूं, छोटी छोटी बातें लिख देता हूं कि हम कहां हैं, हम कहां हैं, वर्तमान में हम कहां हैं, और दूसरा कहां जाना चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं। हम कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, इसके बीच का जो ब्रिज है, ब्रिज यानी पुल है, वही तो प्लानिंग है। इसके बीच का ब्रिज ही प्लानिंग है, इसी को बोलते हैं प्लानिंग। क्योंकि प्लानिंग में आप क्या करते हैं, प्लानिंग में आप यही करते हैं कि हम अभी कहां हैं और आगे हम कहां तक जाना चाहते हैं। तीसरी बात, अब प्लानिंग जब आप करते हैं, छोटा सा एग्जांपल, यदि आप शादी की प्लानिंग कर रहे हैं या पटवारी बनने की, तो आपके ऊपर एक प्रॉब्लम आता है कि कंप्यूटर की 3 किताबें अच्छी चल रही हैं। एक तो परीक्षा मंथन, वो पुरानी किताब है, सब उसी का टीपते हैं नई किताब वाले। एक अभी नई आ गई है परीक्षा धाम, एक आ गई योगेंद्र जी की, एक आ गई आपकी महावीर की, एक आ गई उपकार की, और एक आ गई निर्माण की। 6 किताबों में से कौन सी किताब अच्छी है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये 6 किताब होती है, तो इसका मतलब 6 ऑप्शन मिल गए आपको। तो जैसे ही ऑप्शन मिले आप वैसे कंफ्यूज हो इनमें से अच्छी कौन सी है। तो प्लानिंग में होता क्या है, प्लानिंग में भी यही होता है, कई सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, उन ऑप्शन में सबसे अच्छे को हमको सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। और उसका हमको डिसीजन लेना है कि फाइनली मैं परीक्षा मंथन ही लूंगा, क्योंकि ये ऑथेंटिक है, शुरू से आ रही है, और आज 20 साल से ये किताब नंबर 1 पे है। ये अभी अभी फर्स्ट संस्करण वालों ने तो टीपा है सबने, ठीक है ना, और टीपने में भी गलती कर दी है। तो क्या बोलेंगे आप, प्लानिंग का संबंध डिसीजन मेकिंग से है। मैं बोलता हूं निर्णय से, निर्णय, निर्णय लिखूंगा मतलब डिसीजन मेकिंग इंग्लिश में लिख दिया, निर्णय से संबंधित है, निर्णय से संबंधित है प्लानिंग। क्यों है बेटा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको 6 किताब में से एक किताब को डिसाइड करना है, उसके बारे में डिसीजन लेना है कि कौन सी किताब से मैं पढूं। तो आपने क्या किया, डिसीजन लिया। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जो प्लानिंग होती है वो निर्णय से संबंधित होती है। ब्रैकेट में लिखें क्यों, क्योंकि विकल्प बहुत सारे होते हैं। विकल्प का मतलब ऑप्शन है, अभी प्रॉपर शब्द देंगे इसका। विकल्पों में से एक का, एक यानी कौन सा, जो सबसे बेस्ट हो, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम है सबसे बेस्ट को हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। चयन मतलब सिलेक्शन करते हैं या निर्वाचन करते हैं, उसमें से एक को चुनते हैं। तो यदि कई सारे ऑप्शन हैं, उसमें से आप एक को चुन रहे हैं, तो ये आप क्या कर रहे हैं, आप डिसीजन ले रहे हैं, आप निर्णय ले रहे हैं। ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। अब आखिरी बात कर लेते हैं, आखिरी बात कि क्या प्लानिंग करने से सब कुछ होगा, नहीं, प्लानिंग के साथ साथ टाइमिंग भी जरूरी है। भैया प्लानिंग तो मैंने बड़ी अच्छी करी, पटवारी के लिए मैं मैनेजमेंट पढ़ूंगा, मैथ्स पढ़ूंगा, रीजनिंग पढ़ूंगा, हिंदी पढ़ूंगा, बट जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक जून का महीना आ गया और जून में मेरा कोर्स खत्म हुआ। अरे परीक्षा तो हो गई, लोग तो पटवारी बन गए। मतलब आप प्लानिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पास टाइम लिमिट भी होता है कि कितने दिन में आप ये काम करना चाहते हैं, कितने साल में आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, कितने महीनों में आप सफल होना चाहते हैं। तो समय से इसका संबंध है, टाइम से। टाइम लिमिट भी जरूरी है। मतलब प्लानिंग होगा तो किसी ना किसी टाइम के लिए होगा। 1 साल का प्लानिंग, 1 हफ्ते का प्लानिंग, 1 दिन का भी लोग प्लानिंग करते हैं कि आज सुबह ये करूंगा, 9 बजे मीटिंग जाऊंगा, 11 बजे क्लास लूंगा, 4 बजे नीचे उतरूंगा, नाश्ता करूंगा। ये सब प्लानिंग 1 दिन का है। आप 1 हफ्ते का प्लान करते हैं, इस हफ्ते में तो मैं हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द सब याद करके फेंक दूंगा। और ऐसे आप महीने भर के, इस महीने में मेरे को 4 विषय कंप्लीट करना है क्योंकि अगले महीने मेरी एग्जाम है। तो प्लानिंग के साथ टाइम लिमिट भी होती है। इसका संबंध टाइम लिमिट से होता है। क्यों, क्योंकि समय ही आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज है। सबसे सीमित संसाधन, सबसे सीमित संसाधन मतलब जो लिमिटेड है उसको आप बढ़ा नहीं सकते। टाइम सबसे ज्यादा सीमित रिसोर्सेस है जिसकी एक लिमिट है। आप 24 घंटे हैं तो 24 ही रहेंगे, उसमें 1 मिनट भी ऊपर नहीं कर सकते। इसलिए इसका सदुपयोग करें। टाइम का आप मिसयूज ना करें, टाइम को आप खराब ना करें। आप एक एक मिनट,
एक एक मिनट 10-10 मिनट बचाएं और उन सब समय को आप पढ़ाई में लगाइए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका। मैंने क्या क्या सिखाया? मैंने कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने बोला पहले से निर्धारित करना है क्या करना है, कैसे करना है। मैंने बोला पहला ही काम, सभी मैनेजमेंट में पहला काम और सभी के लिए आधारभूत यानी बेसिक काम यही है प्लानिंग। मैंने बोला इसमें क्रिएटिविटी होती है, नया कुछ आता है, इसमें नवाचार होता है, यानी क्रिएटिविटी और इनोवेशन का इसका निकट से संबंध है। और मैंने सिखाया हम कहाँ हैं, हम कहाँ जाना चाहते हैं, इसी के बीच का जो ब्रिज है इसी को प्लानिंग बोलते हैं। और मैंने आपको बताया कि प्लानिंग का संबंध किससे है? डिसीजन से है, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, उन विकल्प में से एक को चुनना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे आपके सामने एग्जाम में 4 ऑप्शन आएंगे, जब आप एक को चुनेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो आपने क्या लिया है? वो निर्णय लिया है, आपने डिसीजन लिया है। इसीलिए मैंने लिख दिया डिसीजन, और इसमें टाइम लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1 या 2 डेफिनेशन इंपॉर्टेंट लिखते हैं और उनकी डेफिनेशन से ही हम सब कुछ निकाल लेंगे। अभी जितना बोर्ड पे लिखा है वो सब ऐसे लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहेगा? क्योंकि ये जितना मैं लिख रहा हूं इसी से अभी इनकी विशेषताएं निकलना शुरू हो जाएंगी। तो पहली डेफिनेशन जो आपको स्टैंडर्ड मिलती है बीकॉम सेकेंड ईयर की किताब में, पहली डेफिनेशन है, उसका नाम है मेरी के नाइल्स। लिख दूं पहले, इसको नोट करिएगा। मेरी के नाइल्स। मेरी के नाइल्स के शब्दों में मतलब प्लानिंग की क्या परिभाषा, वही है जो मैंने अभी आपको बताया, बस अपना अपना सब स्टाइल अलग हो जाएगा बोलने का। देखिए क्या बोल रही हैं, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यपथ का चयन। आराम से समझाता हूं इसको। उद्देश्यों की पूर्ति, हर जगह ये आएगा, कॉमन शब्द है, क्योंकि जो भी काम होगा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होगा। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं हो सकता। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ये तो कॉमन शब्द हो गया। आगे पढ़ते हैं। कार्यपथ का चयन, ये अच्छा शब्द है। कार्यपथ का चयन, इसको समझ भी लेते हैं। चयन या फिर विकास भी बोलता है कई बार। कार्यपथ का चयन या विकास, ऐसा बोला इन्होंने। अब ये कार्यपथ क्या है? वर्क रूट, मतलब आप कोई भी काम करेंगे तो आपका रास्ता कैसे होगा? ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, अपने काम का रास्ता बनाया होगा आपने कि मैं इतना पढ़ूंगा, ऐसे पढ़ूंगा, इस चैनल से पढ़ूंगा, ये वर्क रूट है आपका। ठीक है। कार्यपथ का चयन और विकास, चयन का बौद्धिक प्रयास। कार्यपथ का जो चयन का मतलब समझ रहे हैं, ये मैंने बताया। कई विकल्पों में से एक का क्या बोला मैंने? चयन। तो वो ये बोल रहा, कई सारे कार्यपथ होंगे। कार्यपथ यानी कार्य करने के कई तरीके होंगे, उसमें से मुझको सबसे बेस्ट वाला तरीका चुनना है, यही तो प्लानिंग है। तो लिख दिया है कार्यपथ का चयन। चयन का बौद्धिक प्रयास, यहां से भी सीखने को मिलेगा। बौद्धिक प्रयास क्या है? यानी ये मेंटल एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द, ये यहां से पकड़ेंगे। उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जितने भी हमारे पास वर्क रूट है, जितने भी कार्य करने के तरीके हैं, उन सब में से सबसे अच्छा चुनना है तो बुद्धि लगाना पड़ेगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्लानिंग कैसा कार्य है, तो आप बोलेंगे ये एक मेंटल एक्सरसाइज है, ये एक मानसिक चिंतन, दिमाग का काम है। प्लानिंग कोई ऐसा काम नहीं है कि ये उठाया और ये रख दिया, कुछ करने का नहीं है, सोचने का है, करना कुछ नहीं, क्योंकि अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं, सारा दिमाग का काम है। ठीक है ना। तो इसलिए हर जगह मिलेगा आपको ये बौद्धिक प्रयास है, या फिर इसको हिंदी वाले तो ऐसा लिखते हैं, इंग्लिश में तो इंटेलेक्चुअल या मेंटल, इंटेलेक्चुअल या मेंटल दोनों कॉमन ही शब्द है उसके लिए। ठीक है। और हिंदी में तो यूं लिखता सचेतन प्रयास, ये लिखा सचेतन प्रयास। तो सचेतन का मतलब वही होता है बेटा, चेतना के साथ। स लग जाए, स हिंदी में हम पढ़ाते हैं, स किसी के सामने लग जाए, उसका मतलब होता है के साथ, चेतना के साथ। ठीक है ना। तो बुद्धि है जो चेतना के साथ चलती है, तो सचेतन प्रयास, यही क्या है? प्लानिंग है। तो ये किसकी परिभाषा है? ये है मेरी के नाइल्स, मेरी के नाइल्स की परिभाषा है। और आगे क्या बोलता है? और एक और बहुत अच्छी बात जोड़ता है इसमें, प्रबंध के अन्य भावी कार्यों का आधार है, जो मैंने अभी बताया था कि मैनेजमेंट में जितने बचे हुए कार्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, इन सब का आधार क्या है? प्लानिंग है। क्योंकि पहले प्लान बनेगा पूरी कंपनी का और फिर प्लान के हिसाब से सारे काम होंगे। तो लिख रहा हूं, इसमें आगे पूरी परिभाषा नहीं हुई, प्लस बोल रहा है, प्लस प्रबंध यानी मैनेजमेंट के अन्य कार्यों मतलब अदर फंक्शंस का आधार है। ये बहुत बड़ी बात है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये मैनेजमेंट प्लानिंग कैसा है बेटा? प्लानिंग आधारभूत फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग होने के बाद भी के सारे कार्य प्लानिंग पर ही डिपेंड होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या क्या सीखने को मिला? यहाँ से आपको ये सीखने को मिला कि जब भी पूछेगा प्लानिंग कैसा है तो बोलेंगे इंटेलेक्चुअल है, दिमाग का काम है, बुद्धि का काम है, यह सचेतन प्रयास है, किसी भी भाषा में लिखेगा। चलिए एक बात ये समझ में आ गई, बुद्धि का काम है।
दूसरी बात इसको भी देखिए, कार्यपथ का चयन, मतलब ये यहां से मैंने सिखा दिया कि कार्यपथ का चयन करना, किसी का चयन करना, ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से आप चूज कर रहे हैं, इसका मतलब आप निर्णय ले रहे हैं, एक प्रकार का डिसीजन, ठीक है। और क्या लिखा है मैंने, प्रबंध के अन्य कार्यों का क्या है, ये आधार है। अब मैं एक लाइन और लिख देता हूं तो आपको एक विशेषताएं और ये सब विशेषताएं बन जाएंगी अपने आप। अब लास्ट लाइन लिख देता हूं कि किसी ने कहा है भविष्य में झांकना, क्योंकि हम प्लानिंग किसके लिए कर रहे हैं बेटा, फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। फ्यूचर में बाद के लिए, पास्ट के लिए तो कोई प्लानिंग होती नहीं, पास्ट तो चला गया, तो फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग करेंगे। तो टेरी साहब हैं, टेरी नाम के विद्वान है, जॉर्ज टेरी बोलते हैं भविष्य में झांकने की टेक्निक, भविष्य में झांकना, जैसे आप किसी के घर में झांकते हैं तो उसको झांकना बोलते हैं, वैसे ही बोल रहे हैं भविष्य में झांकने की तकनीक मतलब टेक्निक, इसको भी याद रखेंगे। ये किसने बोला है, ये टेरी महोदय बोल गए हैं, टेरी महोदय बोल गए हैं भविष्य में झांकने की जो विधि है या टेक्निक है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को प्लानिंग कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, प्लानिंग। अब मैं यहां पर एक और परिभाषा लिख देता हूं ताकि 3 परिभाषा हो जाएं, उसके बाद जो अदर स्टेटमेंट बचते हैं उसको हम लास्ट में देखेंगे क्लास करने के बाद। एक उर्विक की परिभाषा लिख लीजिए, उर्विक आप पहले भी पढ़ चुके हैं, गुलिक एंड उर्विक मेरे मुंह से पोस्ट कोर्ब के बारे में बोला है, तो ये भी एक ही बात बोलेंगे कि मानसिक चिंतन है, ये मेंटल एक्सरसाइज है, यही बोलेंगे, मानसिक प्रयास है, मानसिक अभ्यास है। मगर ये बोलेंगे कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने मन से अनुमान ही लगा लिया कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, नहीं, आपके पास आप अनुमान भी लगाते हैं तो आपके पास कोई ना कोई फैक्ट होगा, कोई ना कोई जानकारी होगी, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, तभी तो आप अनुमान लगाएंगे, बिना जानकारी के आप अनुमान नहीं लगाएंगे। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अनुमान पर आधारित नहीं, तथ्यों पर आधारित है, तथ्य मतलब फैक्ट्स, कि ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो लिखता हूं, क्या लिखते हैं, अनुमान पर नहीं, अनुमान मतलब सोचना, अनुमानों पर नहीं बल्कि किस पर, फैक्ट पर, इंग्लिश में याद रखें, फैक्ट पर आधारित एक मेंटल एक्सरसाइज। तो लिखते हैं बल्कि तथ्यों पर आधारित क्या है, मानसिक चिंतन है, मानसिक चिंतन यानी मन में मानसिक रूप से प्रयास करना। ये हो गए आपकी सारी बातें। अब इतना क्यों बताया डेफिनेशन में इसीलिए इतना बता दिया कि अब अगला टॉपिक 5 मिनट में कंप्लीट होगा। अगला टॉपिक है प्लानिंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। चलिए बोर्ड पे देखिए, पहले यहीं से निकाल देता हूं क्या क्या विशेषता होती है। पहले यहां से निकालता हूं, निकल गई, प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, निकाल लिया। दूसरा क्या निकाल लिया, प्लानिंग एक प्राथमिक कार्य है, क्योंकि सबसे पहले यही होगा, तो ये 2 विशेषताएं निकल गई, प्राथमिक और आधारभूत कार्य नंबर 1। इधर से देखिए ये एक बौद्धिक कार्य नंबर 2। दूसरी बात प्लानिंग का संबंध निर्णय से भी है, नंबर 3, अच्छी बात है। प्लानिंग भविष्य के लिए की जाती है, भविष्य पे अंडरलाइन, ये भविष्यवादी है, फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के बारे में बात करती है। 4, तो ये सब, ये जितना भी लिख रहे हैं यही सबसे आपका निकल जाती है विशेषताएं। तो हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी पर, प्लानिंग की विशेषता। करते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको बोला कि प्लानिंग का मतलब है क्या करना है और कैसे करना है। ये जो क्या करना है ये क्या है, ये उद्देश्यों का निर्धारण है कि सबसे पहले तो अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करो कि आखिर करना क्या है। तो भाई हमारा तो एक ही ऑब्जेक्टिव है, पटवारी बनना है, यही लक्ष्य है, पटवारी बनना है, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव है। मतलब सबसे पहले प्लानिंग शुरू कब होगी, प्लानिंग शुरू होगी उद्देश्य डिसाइड करो, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों का निर्धारण करना ही प्लानिंग का पहला काम है। उसके बाद ही वास्तव में प्लानिंग शुरू होती है। तो लिखता हूं इसका केंद्र बिंदु, इसका केंद्र मतलब सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु क्या है, लक्ष्य निर्धारण। लिख देते हैं लक्ष्य निर्धारण, और लक्ष्य निर्धारण को आप लिख सकते हैं उद्देश्यों का निर्धारण। बेटा अब ये जो मैंने लिखा है उद्देश्यों का निर्धारण, ये बार बार आएगा, ठीक है ना। जब महत्व पढ़ाऊंगा तो भी आएगा, और जब प्लानिंग की साइकिल पढ़ाऊंगा, प्रक्रिया, तो पहला काम यही बनेगा, उसके बाद ही दूसरा काम कोई सा बनेगा। तो ये तो आपको क्लियर है कि सर उद्देश्यों का निर्धारण। अब लक्ष्य निर्धारण क्या होता है, कोई कंपनी जब लक्ष्य बनाती है बेटा, तो एक तो कंपनी का लक्ष्य बनता है, ठीक है, लक्ष्य मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स इंग्लिश में, तो एक कंपनी का बनेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन का बनेगा ऑब्जेक्टिव, सुनते जाना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन का। फिर संगठन में अंदर टुकड़े करें तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है, छोटे छोटे, ठीक है ना। संगठन में क्या है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, तो हर डिपार्टमेंट अपना ऑब्जेक्टिव बनाएगा, ठीक है ना, हर विभाग का ऑब्जेक्टिव बनेगा। फिर डिपार्टमेंट में और अंदर जाए तो सब डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप बोलेंगे हर सब डिपार्टमेंट का मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो अलग अलग स्तरों पर होंगे, हर विभाग के होंगे, पूरे संगठन पूरे कंपनी के भी होंगे। तो याद रखेंगे जो प्लानिंग होता है उसका मूल तत्व क्या है, प्लानिंग का मूल तत्व क्या है,
ये ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, बिना उद्देश्यों के प्लानिंग नहीं हो सकती। आप बोलेंगे कि यदि उद्देश्य ही नहीं है तो वो प्लानिंग है ही नहीं, बिना उद्देश्यों की प्लानिंग नहीं हो सकती। सबसे पहले प्लानिंग में क्या डिसाइड होता है? उद्देश्य। दूसरी बात लिख देते हैं, दूसरी बात भविष्यवादी। भविष्यवादी का मतलब आप समझ चुके हैं कि सर जो भी प्लानिंग की जाती है वो फ्यूचर के लिए की जाती है, भविष्य के लिए की जाती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भविष्यवादी बोला जाता है। अब भविष्यवादी का मतलब होता है इसमें दूरदर्शिता है। दूरदर्शिता मतलब आज से बैठ के सोचना पड़ेगा कि अगले साल कंपनी को कितना फायदा करना है, कैसे करना है, अगले साल कोरोना आएगा कि नहीं, नहीं आएगा तो क्या होगा, कोरोना आएगा तो क्या होगा, यदि डिजिटल इंडिया और आगे बढ़ रहा है तो हमारी कंपनी को, सब कुछ फ्यूचर के बारे में सोचना। तो इसमें क्या लिख देता हूं ब्रैकेट में, इसमें दूरदर्शिता होती है। दूरदर्शिता का इंग्लिश कर लेना बेटा गूगल। दूरदर्शिता मतलब दूर का सोचना, यानी फ्यूचर के बारे में सोचना। तो दूरदर्शिता होती है क्योंकि हम भविष्य में झांकते हैं। भविष्य में, अभी मैंने टेरी का डेफिनेशन दिया था, भविष्य में झांकना। दूरदर्शिता होती है क्योंकि हम प्लानिंग के माध्यम से करते क्या है, हम बेटा भविष्य में झांकने की कोशिश करते हैं। भविष्य में झांकते हैं, एक उसका विश्लेषण करते हैं, भविष्य में झांकते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं। और ध्यान रखना, भविष्य के बारे में हम क्या कर रहे हैं, हम पहले से अनुमान लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं पूर्वानुमान लगाना, पूर्व धारणाएं बनाना, पूर्वानुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना। तो याद रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है। ये दूसरी विशेषता है कि प्लानिंग जो होती है वो भविष्यवादी होती है क्योंकि हम इसमें भविष्य में झांकते हैं, भविष्य का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसी आधार पर हम क्या लगा लेते हैं, पूर्वानुमान लगा लेते हैं। पूर्वानुमान मतलब पहले से अनुमान लगाना। तीसरा, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, प्राथमिक कार्य है। कभी आपसे बोलेगा, ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए संगठन मैनेजमेंट का पहला या प्राथमिक कार्य आप किसे मानेंगे? आप बोलेंगे प्लानिंग को मानेंगे, क्योंकि इसके बाद ही यही है जो अन्य कार्यों के लिए आधार बनता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, आधारभूत भी है, इसी को आधारभूत भी लिख सकते हो आप, आधारभूत। चौथा मैंने आपको बता दिया, ये एक मानसिक अभ्यास है। इट मीन्स मेंटल एक्सरसाइज, तो लिख लेना मानसिक अभ्यास है। इसका मतलब समझ गए हैं, प्लानिंग में जो भी काम पड़ रहा है बुद्धि का पड़ रहा है। प्लानिंग में कोई आपको कुर्सी उठाकर यहाँ नहीं रखना है, कोई ये पेन उठाकर कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेंटल एक्सरसाइज करना है। तो प्लानिंग, अब इसको घुमा के बोलेगा कि मानसिक नहीं है तो आप बोलेंगे ठीक है मानसिक भी चलेगा सर, चेतन भी चलेगा, सचेतन भी चलेगा, और मैं लिख दूंगा ये बौद्धिक प्रयास है। तो आप इतने समझदार हैं कि मेंटल हो, इंटेलेक्चुअल हो, सब एक ही मीनिंग होता है। तो ब्रैकेट में इसके पर्यायवाची शब्द भी लिख देता हूं कि ये बौद्धिक प्रयास है या फिर ये सचेतन प्रयास है। सचेतन प्रयास है, ये हो गई इसकी 4 विशेषता। 5वें नंबर की विशेषता, ये निरंतर चलती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए एक शब्द दे रहे हैं हिंदी में, अविरत। हिंदी वाले थोड़ा शब्दों पर ध्यान रखेंगे, ग्रुप 2 में पेपर ऐसे ही आता है मैनेजमेंट का, ऐसे शब्दों से बात होती है वहां पर। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं आपके लिए निरंतर। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। निरंतर मतलब कंटिन्यूअस। आप इसका इंग्लिश कर लीजिएगा, इंग्लिश मीडियम का नोट्स होगा आपके पास, कोई किताब होगी। निरंतर का मतलब मैं समझा देता हूं। निरंतर का मतलब क्या होता है भाई, एक प्लान आपने बनाया, हो सकता है आपने 1 साल के लिए बनाया हो, 1 महीने के लिए बनाया हो, 1 दिन के लिए या 1 सप्ताह के लिए, मगर एक समय आएगा, मैंने आपको शुरू में बता दिया उसकी टाइम लिमिट होती है। एक समय आएगा आपका प्लान पूरा। फॉर एग्जांपल अभी क्या होता है, पिछली बार जैसे 2017 में मेरे क्लास के कुछ बच्चे पटवारी बने, तो पटवारी जैसे ही बने वैसे उन्होंने बोला सर अब हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। मैंने बोला क्या? बोले सर हमको पीएससी निकालना है, अब हमको 2-3 महीने 4 महीने की जॉब कर ली पटवारी में, अब ठीक नहीं लग रहा सर। तो उनका एक प्लान पूरा हुआ तो उन्होंने दूसरा प्लान बना लिया। इसीलिए बोल रहे हैं प्लानिंग निरंतर है। जब किसी कंपनी का एक प्लान पूरा हो जाता है तो तुरंत दूसरा बना लिया जाता है आगे का प्लान। तो लिख देता हूं समझने के लिए ब्रैकेट में, ताकि घर पे पढ़ने में आसान रहे। एक प्लान पूरा होने पर दूसरा प्लान बनाना, इसी को बोल रहा है निरंतर। दूसरा प्लान बनाना, ये लिख दिया, दूसरा प्लान बनाना। नेक्स्ट बात करता हूं, अगला पॉइंट। प्लानिंग जो है वो सर्वव्यापी है, यूनिवर्सल है। आप देख लेना सर्वव्यापी के लिए इंग्लिश क्या शब्द है, वैसे तो यूनिवर्सल का ही पर्यायवाची है सर्वव्यापी। इंग्लिश में देख लेना यूनिवर्सल का पर्यायवाची है। यूनिवर्सल का मीनिंग वेयर से होता है कि सभी जगह पर, और यहाँ का मीनिंग क्या है, सर्वव्यापी का मतलब क्या है। मैंने अभी आपको बताया ये कंपनी है, ये कंपनी में पूरी कंपनी का क्या है, एक
पूरी कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं सबको मिला के आप क्या बोलेंगे? ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है। तो बेटा संगठन की भी प्लानिंग होगी। हाँ सर होगी। संगठन में अंदर देखिए गोल गोल बनाए सर ने, ये अलग अलग विभाग हैं। हाँ सर इनकी भी प्लानिंग होगी। एक विभाग के अंदर अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग इकाइयां हैं। मतलब सीधी बात करें तो हर विभाग में, हर इकाई में, हर यूनिट्स में प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि जो बड़े लोग हैं वही प्लानिंग करेंगे। छोटा मैनेजर, मिडिल, आप मैनेजर के लेवल देख चुके हैं, मिडिल वाला मैनेजर या सुपरवाइजर वाला मैनेजर, सबको प्लानिंग करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे प्लानिंग हर विभाग की होती है, हर स्तर की होती है। ये बात अलग है कि अलग अलग उनका क्षेत्र होता है। जैसे टॉप लेवल का मैनेजमेंट है वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगा। मैंने आपको 3 लेवल बताए थे पिछली क्लास में, जिसने जो मुझसे कंटिन्यू पढ़ रहा है उसको पता है। ये वाला पूरा ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करेगा, ये वाला अपने अपने लेवल के लिए करेगा, डिपार्टमेंट के लिए, ये वाला और नीचे सुपरवाइजरी लेवल। तो आप ये बोलेंगे हर लेवल पर होगा, हर डिपार्टमेंट में होगा, हर लेवल पर होगा और हर डिपार्टमेंट में होगा। इसी को क्या बोला जा रहा है? इसी को सर्वव्यापी। तो इसको समझने के लिए लिख देते हैं हर विभाग में, हर विभाग की एक, हर स्तर में, हर लेवल पर, विभाग मतलब डिपार्टमेंट, स्तर मतलब लेवल, और हर यूनिट में, हर इकाई की अपनी प्लानिंग होती है। हर डिपार्टमेंट की, हर लेवल की, हर यूनिट्स में अपनी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट अगला मैं बता चुका हूं। अब आपसे बोलेगा डिसीजन मेकिंग। मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा था यहाँ पर ऊपर निर्णय, निर्णय इसमें शामिल है। सीधी सी बात है, जब हम प्लान क्यों करते हैं, जब मैं आपसे बताऊं कि आपसे पूछूंगा प्लानिंग के लिए सबसे मेन पॉइंट क्या है, तो आप बोलेंगे सर इसमें ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि जब ऑप्शन नहीं होगा तो आप प्लानिंग करोगे कैसे? मान लो मैं कोई चीज़ का प्लानिंग कर रहा हूँ और मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि भैया ये ऐसे ही काम करना पड़ेगा, एक ही मशीन है। तो बोलो जब एक ही मशीन है तो करो इसी से। प्लानिंग कब करूंगा? जब 3 मशीनें होंगी, 4 कि ये मशीन पे जाऊं तो धागा ज़्यादा लग रहा है, ये मशीन में ऑयल ज़्यादा लग रहा है, ये मशीन महंगी पड़ रही है, और ये मशीन पे अभी विश्वास नहीं, नई कंपनी। तो अब आपको चारों में से चुनना है। मतलब जब तक ऑप्शन नहीं होंगे तब तक प्लानिंग नहीं होगी। जब तक विकल्प नहीं होंगे, जब तक क्या नहीं होंगे? विकल्प नहीं होंगे। इंग्लिश में विकल्प ऑप्शन ना बोलते हुए अल्टरनेटिव्स बोलते हैं कि इसका अल्टरनेट ये है, इसका अल्टरनेट। तो जब तक अल्टरनेटिव्स नहीं होंगे, जब तक प्लानिंग नहीं होगी। तो जब विकल्प आ गए, मान लो 4 विकल्प आ गए, ये एक विकल्प, ये 2 विकल्प, इन दोनों में चुनना है। तो आपने जैसे चुना ये वाला सर अच्छा है, बढ़िया, सस्ता भी है, बढ़िया, तो आपने क्या किया? आपने डिसीजन तो लिया। तो लिख देता हूं इसमें निर्णय शामिल है। इसमें क्या शामिल है? निर्णय। निर्णय को इंग्लिश में आप डिसीजन बोलेंगे। डिसीजन शामिल है किसमें? प्लानिंग में। प्लानिंग में क्या शामिल होता है? प्लानिंग में निर्णय शामिल होता है। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 मेन पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। बाकी इसके कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ते हैं उसमें 8 या 9 पॉइंट मिले तो आप ऐसा ना समझे कि सर ने कम पढ़ाया। जब आप 9 पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा सर के साथ में ही वो 9 समाहित हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मेन पॉइंट है पूरा एनसीईआरटी में प्रॉपर जो दिया है वही पढ़ना है अपने को, इधर उधर कुछ तो भी नहीं पढ़ना। क्योंकि मैंने किताबें तो ऐसी देखी है जो अभी आ रही हमारे इंदौर में, एक ऊपर लिखता है बौद्धिक अभ्यास, नीचे लिखता है मानसिक अभ्यास। उनको बताओ कि बौद्धिक अलग है, मानसिक अलग है क्या? ऐसा तो कोई होता नहीं, ठीक है ना बेटा। तो आपको इतना याद रखना। ये हो गया आपका नियोजन की विशेषताएं। अब मैं जा रहा हूं नियोजन के महत्व पर, और महत्व के बाद जा रहा हूं नियोजन की प्रक्रिया पर, और उसके बाद जाऊंगा नियोजन के तत्व पर। थोड़ा सा लंबी क्लास रहेगी क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है। और यूट्यूब पे यदि आप पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अदर जो वीडियोस मैंने देखा है अवेलेबल है बेटा, कहीं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है। किसी ने सिर्फ परिभाषा बता के ख़त्म कर दिया, किसी ने 2 लाइन बता के। तो आपको प्रॉपर पढ़ना है तो 4-5 डायमेंशन आपको प्लानिंग में पढ़ना पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं प्लानिंग का महत्व। देखते हैं प्लानिंग का क्या महत्व है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग में आपने जो अभी तक सीखा इसी से आप महत्व भी निकाल सकते हैं, खुद से भी सोच के सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं। तो पहला पॉइंट लेते हैं, जो प्लानिंग होता है वो निर्देशन की व्यवस्था करता है। देखिए कितना अच्छा पॉइंट है, लिख देते हैं नियोजन। नियोजन मतलब जो हम पढ़ रहे हैं प्लानिंग, नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है। ये कौन सी बात हो गई? निर्देशन की व्यवस्था। अभी समझा देते हैं 1 सेकंड में। देखिए निर्देशन की व्यवस्था करता है, कौन करता है? प्लानिंग। अब पहली बात तो निर्देशन को इंग्लिश में आपने सीख चुके हैं, डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या होता है बेटा? किसी भी कर्मचारी को वो काम करने के लिए आप डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो, ऐसे से ऐसे करो, नहीं ये गलत है, ऐसे करो। तो आप ये क्या दे रहे हैं? डायरेक्शन। मैं आपको क्या दे रहा हूं? डायरेक्शन। ऐसा पढ़ो, इतने घंटे पढ़ो, नहीं वो वाली किताब गलत है, विलोम शब्द उससे मत पढ़ो, उससे पढ़ो। तो ये मैं क्या कर रहा हूं? डायरेक्शन दे रहा हूं, ठीक है। तो डायरेक्शन जो मैनेजर होगा वो किसी कर्मचारी को डायरेक्शन दे रहा होगा। तो मैनेजर को कैसे मालूम कि क्या करना है? भाई पहले ही प्लान बन के तैयार हो चुका होगा ना, तो मैनेजर को मालूम होगा कि हमारी कंपनी का प्लान है इस साल 20% प्रॉफिट कमाना है,
इस साल 20% प्रॉफिट कमाना, मैनेजर को मालूम है कि कंपनी का प्लान क्या है, तो प्लान के अकॉर्डिंग ही वो कर्मचारियों को क्या कर रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। तो जो बोल रहा है वो कि जो नियोजन है वो किसकी व्यवस्था कर देता है, डायरेक्शन की व्यवस्था कर देता है। मतलब जो बड़े बड़े अधिकारी, टॉप लेवल का जो मैनेजमेंट है वो पहले से प्लान बना के ले आता है, ये पहले से प्लान बना दिया और वो सबको समझाता है कि अपना प्लान क्या है, साल भर के अंदर अपने को अपनी सेल 20% बढ़ाना है। तो सारे मैनेजर को मालूम था कि ओवरऑल प्लान क्या है, ओवरऑल प्लान क्या, ऑब्जेक्ट क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्ट है कि साल भर में 20% सेल बढ़ाना है। तो सब उनके दिमाग में वही चीज रहती है। फिर वो उसी चीज को ध्यान में रखकर किसको समझाते हैं, कर्मचारी को या अपने लेवल नीचे के लेवल को। तो आप बोलेंगे डायरेक्शन इंसान तभी दे सकता है जब उसको पहले से मालूम हो कि करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो भाई प्लानिंग में तो सारा डिसाइड हो जाता है। प्लानिंग का मतलब अभी बताया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड होना ही है। तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए, उसी के आधार पर हम क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्शन कर रहे हैं। तो याद रखेंगे जो प्लानिंग है वो डायरेक्शन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि प्लानिंग के बगैर हम डायरेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात, मैंने आपको एक बात बोली थी कि डायरेक्शन क्या, कंट्रोल क्या, आपका डिसीजन मेकिंग क्या, सब कामों का बेस क्या है, प्लानिंग। तो देखिए इससे दूसरा निकालूंगा। अब नियोजन निर्देशन की व्यवस्था कर रहा है, मतलब डायरेक्शन की व्यवस्था कर रहा है। अब दूसरा देखो कितना अच्छा है, दूसरा पॉइंट आ रहा है, वो बोल रहा है नियंत्रण के मानक निर्धारित कर रहा है। देखना कितना अच्छा पॉइंट है, कितनी अच्छी लैंग्वेज है। नियंत्रण के मानक, अभी समझा देता हूं, मानक निर्धारित करता है। अब ये नियंत्रण आ गया, मतलब ये कंट्रोलिंग आ गया। यहां पर क्या आया था बेटा, यहां पर डायरेक्शन आ गया था। आ रहे हैं सब एक के बाद एक। तो ये मैंने आपको बताया था, सभी काम का आधार है मैनेजमेंट में, जितने भी काम होते हैं सबका आधार एक ही है, प्लानिंग। अब देखिए बेटा, कंट्रोल, ये इसका मतलब पहले हिंदी में समझ, कंट्रोल के मानक, मानक मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का निर्धारण, का निर्धारण। अब देखिए कैसा होता है कंट्रोल, होता क्या है, हम पिछली क्लास में बता चुके हैं, जिसमें हमने मैनेजमेंट के फंक्शन पढ़ाए थे कि आप सोचते हैं कंट्रोल करना मतलब उसको दबाना या उसको चमकाना, नहीं। कंट्रोल कब किया जाता है, जब उससे कोई गलती हो। यदि बंदा प्रॉपर काम कर रहा है तो भी आप उसके माथे पे जाके खड़े तो रहेंगे, ले मैं तेरा मैनेजर हूं, तेरे पे कंट्रोल करूंगा, ये मेरा पावर है, ये मेरा राइट है। काय का राइट है भैया, जब मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो आप कौन होते हैं मेरे को बोलने वाले, आप कुछ भी मत बोलो। क्योंकि आपने क्या बोला, मैं एक मजदूर हूं, आपने बोला 20 पेन बना के देना दिन भर में, मैं रोज 20 बना के दे रहा हूं, जैसा आपने बोला वैसा बना के दे रहा हूं। तो फिर आप होते कौन हो, जो मुझ पर कंट्रोलिंग फंक्शन करोगे। तो कंट्रोल कब होता है, पहले तो ये सोचिए, कंट्रोल जब होता है जब बंदा काम ना करे, या जो पहले से डिसाइड किया गया वो काम ना करे। तो पहले से डिसाइड होगा कि 20 पेन बनाना है, ठीक है, तो ये क्या है, जो पहले से आप डिसाइड करते हैं बेटा, ये स्टैंडर्ड है। क्या है ये, मानक है, मानक, मानक ये रहे, मानक ये रहे। तो भाई मानक क्या है, मानक देख लीजिए क्या है, मानक है कि इस महीने 10% प्रॉफिट कमाना है, ये मेरा मानक है। देखो मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया, 10% प्रॉफिट कमाना, ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड। तो ये किस में डिसाइड हुआ होगा, ये तो प्लानिंग करते समय मैंने कर लिया होगा कि इस महीने की प्लानिंग है, इस महीने कैसे भी, इस महीने कैसे भी करके हमको कितना परसेंट प्रॉफिट कमाना है, 10%। तो ये मेरा स्टैंडर्ड है बेटा। अब इस महीने के आखिरी में जाऊंगा और यदि मेरे को लगे अरे यार कंपनी में काम तो हुआ नहीं, 10 की जगह 8 ही आ रहा है, जैसे स्टैंडर्ड से कम हुआ वैसे मेरा कौन सा फंक्शन चालू होगा, कंट्रोलिंग। कंट्रोल कब करते हैं, जब किसी चीज को स्टैंडर्ड के अनुसार ना कर पाए, सक्सेस ना हो पाए, फेल हो जाए। तो भैया ये जो प्लानिंग है, इसी ने तो बताया कि 10% प्रॉफिट। तो ये जो कंट्रोलिंग आप कर रहे हो ना, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग के जो मानक है वो प्लानिंग में डिसाइड हो गए, ठीक है ना। अब उसने एग्जीक्यूट कर दिया, अब कर्मचारियों ने बोला सर हमने एग्जीक्यूट कर दिया, मगर प्रॉफिट क्या आया, 8%, 8% प्रॉफिट आया। तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है बेटा, ये स्टैंडर्ड है जो मैंने सोचा था। ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन है, ये रियल है जो हुआ। सोचा तो था 10% होगा, मगर हुआ कितना, 8%। तो आप बोलेंगे एग्जीक्यूशन को हिंदी वाले निष्पादन बोलते हैं बेटा। ये सब लैंग्वेज का ही ध्यान रखना, क्योंकि वहां क्वेश्चन लैंग्वेज में आएगा, निष्पादन, निष्पादन, इसको क्या बोल रहा हूं, मानक। तो मैं यूं बोल रहा हूं, मानक और निष्पादन, ध्यान देना मेरी बात पे, मानक यानी स्टैंडर्ड और एग्जीक्यूशन जो आया है, परफॉर्मेंस, इंग्लिश में परफॉर्मेंस, इन दोनों में जो गैप आया तभी किसका काम शुरू होगा, तभी आप कंट्रोल करोगे। ध्यान रखेंगे, जब कभी जो आपका परफॉर्मेंस है, जो आपका एग्जीक्यूशन है, वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चल पाता, तभी काय का काम पड़ता है, कंट्रोलिंग का। तो भैया ये क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए, नियंत्रण के मानक निर्धारित करता है नियोजन। ये जो नियोजन था उसी ने बोला था 10% प्रॉफिट, तो इसने ये क्या बनाए, ये मानक बनाए। अरे मानक नहीं होंगे तो आप कंपेयर किससे करोगे। मान लो मैं ये हटा दूं, नहीं है, आपकी कंपनी में 8% प्रॉफिट आया, बोलेंगे बढ़िया है, 8 आया। कभी 7%, आप 7 भी बढ़िया है, कोई गलत नहीं, बढ़िया है, लगभग ठीक है। अरे भैया पहले से डिसाइड होगा ना 10 करना है, तब तो आपको लगे अरे 2% कम आया यार, कंट्रोलिंग करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगी, कंट्रोलिंग। तो देखो दोनों में काम आ गया, डायरेक्शन में भी काम आ गया
और कंट्रोलिंग। इसी 10% से आप डायरेक्शन दोगे ना बेटा, देखो 10% मेरा उद्देश्य है तो उसी के अकॉर्डिंग मैं क्या दूंगा, डायरेक्शन दूंगा। और 10% पूरा नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, लोगों पर मैं कंट्रोल करना चालू कर दूंगा कि आपने कैसा काम करा, मैंने जो आपको बोला था वो काम तो हुआ ही नहीं। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, अनिश्चितता के जोखिम को कम करेगा। तो सिंपल सी बात है भाई, अनिश्चितता के जोखिम को कम करता है। जोखिम मतलब रिस्क होता है, जोखिम को कम करता है ये प्लानिंग। अब आपको ये सब बताने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ चुके हो कि सर ने बता दिया प्लानिंग का मतलब ही होता है, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, भविष्य में झांकना। तो भाई भविष्य में झांक के आना थोड़ी है, भविष्य की चीज़ों को आप समझते हैं, भविष्य में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, ठीक है ना, भविष्य में क्या क्या परिवर्तन होंगे यानी चेंज आएंगे, भविष्य में कौन सी घटना हो सकती है। जैसे आप कोरोना के समय में तो पहले ही लोग डिसाइड कर रहे थे कि अरे यार बिजनेस खोल रहे हैं, यदि वापस आ गया तो, कोरोना सेकेंड टाइम आ गया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, सारी चीजें सोच समझ के प्लानिंग करते हैं। तो अनसर्टेनिटी होती है, अनिश्चितता होती है, अनसर्टेनिटी के रिस्क को कम करता है। इंग्लिश में लिख लेना, अनसर्टेनिटी के क्या करता है, रिस्क को कम करता है। मतलब आपके पास भविष्य के बारे में आप क्या करते हैं, पहले से प्लान कर लेते हैं कि अच्छा कोरोना आया तो प्लान बी, कोरोना नहीं आया तो प्लान ए। तो आप भविष्य में झांकते हैं, उसको एनालिसिस करते हैं और भविष्य से निपटने के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेते हैं कि यदि इस साल बारिश ज्यादा हो जाती है तो हमारा प्लान ऐसा रहेगा, बारिश कम होती है तो प्लान ऐसा रहेगा। मगर एक बात बोलो, क्या भविष्य में होने वाली घटनाओं को आप रोक सकते हो, रोक तो नहीं सकते। मान लो आप कोई छाता कंपनी है, छाता बना रहे हो, ठीक है ना, और आप बोल रहे हो कि यदि बारिश ज्यादा होती है तो प्लान ऐसा रहेगा, यदि बारिश कम होती है तो ऐसा रहेगा, बारिश टाइम पे हो जाएगा तो ऐसा, बारिश इस बार लेट आएगा तो ऐसा। तो भैया छाता कंपनी तो छाता उसी हिसाब से बनाएगी बारिश के हिसाब से, मगर बारिश कब क्या होगी इसको कोई रोक नहीं सकता। तो हम ये बोलेंगे कि हम भविष्य की जो घटनाएं हैं हम उनको रोक तो नहीं सकते, बट उनसे निपटने के लिए अपने आप को क्या कर सकते हैं, रेडी, तैयार कर सकते हैं। मतलब हम उनको भविष्य की घटनाओं को रोक नहीं सकते, मगर हम हमारी प्रबंधकीय प्रतिक्रियाएं, मैनेजेरियल रिएक्शन पहले से ही तैयार या प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, भविष्य की जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता मतलब भगवान जाने क्या होगा, उसके रिस्क को कौन कम कर देता है, प्लानिंग कम कर देता है। क्योंकि अचानक आपके सामने कुछ हुआ और आपके पास प्लान नहीं, बैकअप नहीं है, तो आप गड़बड़ हो जाएंगे, अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अचानक ही। और इसलिए प्लानिंग में पहले ही सोच लिया जाता है कि मान लो ऐसा हो गया तो क्या होगा, वैसा हो गया तो क्या, यही तो पूर्वानुमान है। तो ये 3 पॉइंट आपके हो गए। चौथा पॉइंट आपको बहुत अच्छा है, अतिव्यापित और अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है। देखिए कैसे कैसे शब्द हैं, अतिव्यापित, इन शब्दों का अर्थ समझना है आपको। अतिव्यापित एंड अपव्ययी, इसको अच्छा एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। अतिव्यापित को इंग्लिश वाले ओवरलैपिंग। कई बार बेटा हमारे पास पहले से प्लान नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, एक ही क्रिया को 2 बार कर देते हैं, हमारा टाइम खराब हो जाता है, बाद में मन पड़ता है अरे ये वाली चीज तो पहले ही कर चुके थे, ये आज फिर हो गई दोबारा, ठीक है ना बेटा। तो एक जैसी क्रियाओं को बार बार करेंगे तो समय खराब होगा। तो प्लानिंग इसलिए तो की जाती है कि हर चीज क्लियर हो कि इस दिन ये काम होगा, इस दिन ये पढ़ना है, इस दिन पता चले हिंदी पढ़े जा रहा है, कंप्यूटर पढ़ नहीं रहा है, कंप्यूटर पढ़े ही जा रहा है, मैनेजमेंट पढ़ ही नहीं रहा है, तो पटवारी में सेलेक्ट होगा कैसे। तो आपकी क्रियाओं में ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। आपकी क्रियाएं सारी कंप्लीट करोगे, पूरे 8 विषय बराबर पढ़ोगे तो पटवारी में सेलेक्ट होगे। एक ही एक पढ़ेंगे, हिंदी खूब पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नाउन भी नहीं मालूम क्या होता है, प्रोनाउन भी नहीं मालूम, नाउन की डेफिनेशन भी नहीं मालूम, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बोल रहा है कि अतिव्यापित को इंग्लिश में लिख दिया मैंने ओवरलैपिंग वाली। और अपव्ययी मतलब जो खर्चे वाली क्रियाएं हैं, हो सकता है हमको, हमारे पास प्लानिंग नहीं है तो हम कुछ क्रिया ऐसी कर देते हैं, अरे यार महंगा पड़ गया यार, अरे यार इससे तो ये बढ़िया था, अरे तो पहले ही सोच लेते, पहले प्लानिंग कर लेते तो आपको मालूम था कि ये महंगा है और ये सस्ता, क्योंकि आप एनालिसिस कर लेते हैं। तो याद रखेंगे ये महंगा है, महंगा मतलब फिजूल खर्च, अपव्ययी, ठीक है ना। तो इन दोनों क्रियाओं को क्या करेगा, प्लानिंग कम करेगा। तो लिख देते हैं अपव्ययी और अतिव्यापित क्रियाओं को कम करता है। ये चौथा पॉइंट हो गया। ओवरलैपिंग वाली जो फंक्शंस हैं और वेस्टेज, इसको अपव्यय को वेस्टेज लिखेंगे इंग्लिश वाले, वेस्टेज की जो भी चीजें उसको कम कर देता है। अब प्लानिंग जब हम करते हैं तो क्या होता है, 1 बार 2 बार प्लान बनाते हैं तो कई खराब चीजों को हम निकाल देते हैं। हमेशा बोलते हैं एक काम करो, ये वाला काम तो बंद ही कर दो, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इसको हटाओ, इसके 500 रुपये बचेंगे, चल भैया रहने दे। जब क्लीनिंग करा ही रहे तो ये झाड़ू हटाओ, हम डायरेक्ट इसका वो स्वीपर को दे देंगे। तो आप कई सारी फालतू की क्रियाओं को आप प्लानिंग बना रहे, कोचिंग के लिए एक झाड़ू भी लाना है, एक पोछा भी लाना है, और सर्फ भी लाना है, और कुछ भी प्लानिंग बना रहे हैं, एक वैक्यूम मशीन लेके आएंगे, उससे हम पूरा डस्ट साफ करेंगे। अरे फिर उसके बाद आपने बना लिया, अरे यार एक स्वीपर को रखेंगे, 2000 रुपये देंगे, वो क्लास साफ करेगा।
तो आपका वैक्यूम मशीन सब फालतू का लाए आप। तो आपको इसीलिए प्लानिंग पहले करना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कोई फिजूल खर्च करें, वेस्टेज हमारा पैसा हो जाए, ठीक है ना। इसलिए पहले प्लानिंग करते हैं तो हमारे वेस्टेज भी बच जाते हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है? अगला पॉइंट है नव प्रवर्तन विचारों को प्रोत्साहन देता है। तो ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया। नव प्रवर्तन इसमें शामिल है। नव प्रवर्तन विचारों मतलब नए विचार, नई आइडियोलॉजी, नए विचार, नए थॉट्स, नए विचारों को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ये इसका महत्व है। सीधी बात करूं तो इनोवेशन आता है ना, इनोवेशन आता है। इनोवेशन मतलब नई चीज़ें आती हैं। जैसे आप प्लानिंग कर रहे हैं, आपके दिमाग में कोई नया विचार आया, आपने उसको बोला देखिए सर मेरे मन में ये विचार है, तो अरे हाँ यार ये तो ठीक बताया आपने, वेरी गुड, क्या गजब का आइडिया दिया। आप बोलते हैं गजब का आइडिया दूंगा तेरे को, गजब का आइडिया। तो गजब का आइडिया अच्छा लगा, आपने उसको चेक किया, एनालिसिस किया, हाँ ये तो बढ़िया है, सक्सेस हो रहा है, तो आप उसको काय में रख लेंगे, प्लानिंग में रख लेंगे। तो कई बार नए नए विचार ही किसका अंग बन जाते हैं? योजना का अंग बन जाते हैं। इसलिए आपको याद रखना है कि नव प्रवर्तन को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। दूसरा, मैं एक 6 नंबर का भी पढ़ा चुका हूं आपको, निर्णय। फिर वो आ गया डिसीजन मेकिंग, आपने शुरू में पढ़ा था, इसके पहले विशेषता में भी। डिसीजन मेकिंग को सरल बनाता है। सरल क्यों बनाता है? क्योंकि आपको बार बार डिसीजन तो लेना है, जिंदगी में कई बार डिसीजन लेना है। आप संगठन के मैनेजर है ना, ऑर्गेनाइजेशन में आपको हर दिन डिसीजन लेना है। अब हर दिन सोचोगे क्या करूं, तो पहले से प्लान आपके सर के ऊपर रख दिया है, सबसे ऊपर टॉप मैनेजर, कि भैया कंपनी का प्रॉफिट इतना ले जाना है, यही हमारा सबका उद्देश्य है। पूरी कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि इस साल सेल को 20% बढ़ाना है। तो भाई जब आपको पहले से क्लियर क्रिस्टल रहता है कि हमारा उद्देश्य क्या है, तो आपको डिसीजन लेने में भी डर नहीं लगता। आप बोलते हैं मैं वही डिसीजन लूंगा जो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है, मैं वही डिसीजन लूंगा जो मेरे उद्देश्यों के अनुसार है, क्योंकि उद्देश्य पहले से डिसाइड है। और उद्देश्य डिसाइड नहीं होंगे तो पता चला आप डिसीजन ही गलत ले रहे हैं, जाना कहाँ है, जा कहाँ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भटकाव की स्थिति में नहीं होते हैं, और जो आपके डिसीजन मेकिंग होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है। तो ये निर्णय लेने को क्या बना देता है? ईजी बना देता है, सरल बना देता है। ये आपके 6 मुख्य पॉइंट लिख दिए हैं, इसको याद रखना, ये महत्व है। हालांकि इतना एग्जाम में डायरेक्ट महत्व नहीं आता है, मगर शब्दों का खेल है, शब्दों के खेल से ही ग्रुप 2 का पेपर बन रहा है। मैंने मैनेजमेंट पूरा देखा, 10 साल 5 साल के मैंने पेपर देखे, उसमें कई सारे 10-12 पेपर मतलब एक ही साल के, और देखा मैंने कि वो शब्दों से खेल रहे हैं। आपको इनके अर्थ मालूम होना चाहिए, नियंत्रण, कहाँ पर मानक बोल रहा है, कुछ भी लिख के दे देगा, आपको ध्यान से लगाना है। पेपर कठिन नहीं आता, शब्दावली पर ध्यान रखना है, क्योंकि मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट के सारे शब्द भी आपके दिमाग में गूंजते रहना चाहिए कि निर्देशन क्या है, नियंत्रण क्या है, ठीक है ना, सारी चीजें। ये आ गया आपका महत्व। अब आप इससे इंपॉर्टेंट पे जा रहे हैं, भले आप महत्व मत पढ़ना बेटा, मगर जो मैंने इसके पहले विशेषता बताई उसको आप रट डालना। 5-6 जो मैंने बताई, मानसिक प्रयास है, सर्वव्यापी है। अब आपको मैं जो बताने जा रहा हूं वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूं प्रक्रिया, और प्रक्रिया में से ही एक क्वेश्चन आएगा। यदि अंदर से आएगा तो प्रक्रिया में से एक क्वेश्चन आता है, वो बोलता है बताओ प्लानिंग की प्रक्रिया में कौन सा चरण गलत है। कुछ चरण देगा, वो एक के नीचे एक बना के उसमें से एक को हटाना है। तो लिख देता हूं प्रक्रिया मतलब साइकिल। भैया एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, जो अभी आपने पढ़ा ना वही का वही है। मैं प्रक्रिया पूरी इसकी एक के नीचे एक लिख देता हूं। एक के बाद आएगा ये 2 के बाद आएगा ये 3, एक के नीचे एक साइकिल बनेगी, उसके बाद आएगा ये 4, उसके बाद आएगा ये 5, उसके बाद आएगा, इधर कर देता हूं 6, और उसके बाद आएगा 7, यहां तक हो जाएगा अपना। चलिए बताओ, ये प्लानिंग की प्रक्रिया है बेटा। ये एरो ऐसे लगा रहा हूं ना, किधर जा रहा है ये भी आपको दिख रहा है। किसके बाद क्या आएगा? प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया या साइकिल का मतलब होता है जिधर से जा रहा है, जिसके बाद जो आएगा आपको वही लगाना है, कि पहले क्या आएगा, फिर क्या आएगा, फिर क्या आएगा। तो प्लानिंग की जाती है तो उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, शुरू करते हैं। तो प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करेंगे, आप पढ़ चुके हैं उद्देश्यों का निर्धारण, वही जो आपने थोड़ी देर पहले पढ़ना। भैया आपको प्लानिंग करना है तो सबसे पहले उद्देश्य बनाइए, ये लिख दिया उद्देश्यों का निर्धारण। अब उद्देश्यों का निर्धारण आप समझते हैं बेटा कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करिए कि हमें क्या करना है, सबसे पहले यही डिसाइड होता है। कैसे करना है नहीं, सिर्फ क्या करना है, यही हमारा उद्देश्य है। एग्जाम्पल दूं, इस साल कंपनी का उद्देश्य है अपनी सेल को 20% बढ़ाना, यह उद्देश्य बना दिया मैंने। सेल मतलब इसकी बिक्री, जो कंपनी की बिक्री है, कंपनी क्या चाहती है, कंपनी चाहती है अपनी सेल को 20% बढ़ाना, यह है आपका पहले नंबर पर, ध्यान रखेंगे। और अब इसी 20% को ध्यान में रखकर पूरी कंपनी में प्लानिंग चलेगी, हर विभाग
को मालूम होगा कि इस बार हमारी कंपनी का क्या लक्ष्य है, हर यूनिट को मालूम होगा, हर मैनेजर को मालूम होगा, इवन हर कर्मचारी को भी ये मालूम होगा कि इस साल का हमारी कंपनी का मिशन क्या है, हमारी कंपनी का लक्ष्य क्या है। क्या लक्ष्य है? 20% सेल को बढ़ाना है। सभी लोग मिलेंगे, सभी लोग मिलकर इसको अचीव करेंगे, इसीलिए ये उद्देश्य है। तो उद्देश्यों के बाद आता है कुछ ना कुछ आपको पूर्वानुमान लगाना पड़ेगा। पूर्वानुमान मतलब कुछ अवधारणा, इंग्लिश में बोले तो कॉन्सेप्ट, कुछ कॉन्सेप्ट आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेंगे। जैसे मैं कंपनी खोल रहा हूं और मुझको लग रहा है कि मैं कंपनी खोल रहा हूं, अगले साल का जो बजट आएगा, मोदी जी जो बजट लाएंगे उसमें शायद टैक्स बढ़ सकता है, तो मैं टैक्स का पहले से मान्यता रख रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं, टैक्स की रेट को लेकर अनुमान लगा रहा हूं, या फिर मैं किसी और चीज को लेकर इंटरेस्ट, आरबीआई जो बैंक है हो सकता है रिवर्स रेपो और रेपो रेट बढ़ा दे, तो हो सकता है इस बार लोन महंगे हो जाएं, तो पहले से कुछ मान्यताएं बनानी पड़ेंगी, उसी आधार पर आप आगे चलोगे। तो जो पहले से मान्यताएं बनाते हैं उसी को यहां लिखूंगा मैं, विकासशील आधार बनाना। क्या लिख रहा हूं मैं? विकासशील आधार, विकासशील आधार। अब इसको मैं आगे चल के ब्रैकेट में बता दूं ताकि आपको समझने में आसान होगा। कुछ मान्यताएं एंड अवधारणा बनाना, इंग्लिश में अवधारणा बनाना। अभी तो पहले इसका इंग्लिश बताता हूं। अवधारणा का मतलब पहले से कुछ कॉन्सेप्ट बनाना या पहले से कोई मान्यता डिसाइड कर लेना। कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, CONSTRAINTS, यही स्पेलिंग है। कॉन्स्टेंट्स इंग्लिश वाले लिख लेंगे, मान्यता को कॉन्स्टेंट्स एंड इसको कंसेप्ट। पहले से ही आपके दिमाग में आपने पहले से ही क्या बना ली, कुछ मान्यताएं निर्धारित कर ली आपके दिमाग में, और कुछ अवधारणा की इस साल ऐसा हो सकता है, इस साल बारिश कम हो सकती है, इस साल डिजिटल इंडिया और ज़्यादा आगे जा रहा है, हो सकता है लोग और ज़्यादा मोबाइल खरीदें, तो उस हिसाब से आप प्लान करेंगे कि आपके पहले से ही मान्यता है कि हाँ, अरे 2 देशों में युद्ध चल रहा है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा, हो सकता है ऑयल महंगा हो जाए, हाँ आप अनुमान लगाएं, हाँ इस साल हो सकता है पेट्रोल और महंगा हो जाए, तो आप हर चीज को सोच समझते हैं। तो यही है कॉन्सेप्ट एंड मान्यताएं। अब दूसरी बात, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, एक लाइन में बोल दूं तो एक लाइन में इसका मतलब पूर्वानुमान हुआ, और क्या हुआ, यही तो जब से पढ़ रहे थे, भविष्य के बारे में क्या लगाना, पूर्वानुमान लगाना। तो इसका मतलब भी वही है, इसलिए सारे शब्द लिख लेना, पूर्वानुमान लगाना, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाना, इसका मतलब यही है। अब एक बात बताइए, पूर्वानुमान कैसे लगाएंगे? क्या हवा में लगाएंगे? नहीं, उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन होगी। जैसे उन 2 देशों में युद्ध चल रहा है, हाँ इस बार ऑयल बढ़ सकता है, अरे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, अरे देश का घाटा ज्यादा हो रहा है, हो सकता है रेपो रेट बढ़ा दे, रिवर्स रेपो। तो आप कोरिलेट कर रहे हैं चीजों को, मतलब कुछ इंफॉर्मेशंस के आधार पर या कुछ पास्ट के आपका एक्सपीरियंस है, आप पुराने मैनेजर है, आप बोलेंगे मेरा अनुभव है कि जब जब बारिश कम होती है ये वाली चीज महंगी हो जाती है, सीधी सी बात। जब जब ऐसा होता है प्याज या आलू की फसल खराब हो जाती है और प्याज सस्ता हो जाता है, आप सब चीज का अनुमान। तो आपके पास अनुमान ऐसे हवा में नहीं लगाते, कोई ना कोई जानकारी होती है। तो मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज पूर्वानुमान, व्हाट इज पूर्वानुमान? आप खुद पूर्वानुमान लगाते हो कि इस बार ऐसा होगा, इस बार भर्ती होगी, इस बार इतनी वैकेंसी आएगी। मैं पूछता हूं कि पूर्वानुमान क्या है, तो आप कैसे, कोई इंटरव्यू में पूछेगा कि पूर्वानुमान क्या है, तो आप बोलेंगे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। वास्तव में पूर्वानुमान सूचनाओं का संकलन है, सूचनाओं का संकलन, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसी को कलेक्टिव फॉर्म में रख लिया आपने और आप उसी से अंदाज लगा कि अब ऐसा ही होगा, पूर्वानुमान। तो बेटा ये सब क्यों लिख रहा हूं? सब इसलिए लिख रहा हूं कहीं फंस मत जाना, इनका सबका मतलब है कि ये दूसरा चरण है। अब हो सकता है एग्जाम में आपको दूसरे चरण में ये लिख के दे दे पूर्वानुमान, तो आप बोलेंगे हाँ ये भी ठीक है पूर्वानुमान। वो दूसरे चरण में ये लिखेगा, जैसे बीकॉम सेकेंड ईयर की किताब पढ़ोगे तो ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरी किताब पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहाँ ऐसा लिखा, सबके मीनिंग वही है, ठीक है ना। मान्यताएं डिसाइड करना, मगर इसके आगे याद रखना, यहाँ पर लिख लेना सूचनाओं का संकलन, नॉलेज के लिए कभी आ जाए पूर्वानुमान का क्या अर्थ है, ये सब एग्जाम में बन सकता है। सूचनाओं का संकलन, सूचनाओं का संकलन, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, पूर्वानुमान। तो ये पहले पे रख देना, ये दूसरे पे रख देना। अब बात आती काम करने की आगे। तीसरा आएगा भाई, अब क्या क्या ऑप्शन है, काम करना है कंपनी में, काम करने की कितनी विधि है, इसको बोलेंगे आप कार्य विधि। क्या बोलेंगे? कार्य विधि या फिर विधि, जो भी बोले। तो मैं लिख रहा हूं कितनी विधि है, सबको लेकर आओ। तो विधि का अब आ गए आप उस पे ऑप्शनल पे,
ऑप्शनल मतलब अभी बता दो अल्टरनेटिव पे, ठीक है ना। तो लिख रहा हूं वैकल्पिक, अभी मैंने आपको बताया ऑप्शनल, वैकल्पिक, और एक और शब्द दिया मैंने अल्टरनेटिव। वैकल्पिक विधियों की पहचान करो। अब कैसे पहचान करें, देखिए ये पेन बनाना है आपकी कंपनी में, आप इसके विधि ढूंढिए कौन कौन सी विधि है ऑप्शन में। एक ये वाली विधि है, एक ये वाली मशीन है, एक ये वाली, इन चार में से एक कोई सी विधि आपको अपनानी है। तो आप बोलेंगे वैकल्पिक विधियों की पहचान, मतलब कई सारे ऑप्शन होना। अभी आप ऑप्शन सिर्फ इकट्ठे कर रहे हो, अभी उनको कंपेयर नहीं कर रहे हो कौन सा अच्छा है। अभी सिर्फ आप बोल रहे हो कि इस पेन को बनाने के लिए क्या क्या ऑप्शन है। कोई बोल रहा है सर ये मशीन अमेरिका की, एक ये मशीन ऑप्शन है, एक ये जापान की मशीन है, एक ये इंडोनेशिया की, एक ये फ्रांस की, चार मशीन है जिसमें ये मार्कर पेन बनता है। अब कौन सी मशीन लेना है ये बात की बात है। अभी तो सिर्फ व्यवस्था करो कि कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी अल्टरनेटिव मेथड्स हैं हमारे पास। अब एक काम करो, अब इन सब जो जितनी भी आपके पास विधियां हैं, मान लो चार मशीन है, चार मशीन, अब चारों मशीन को आप कंपेयर करो। कंपेयर करो कौन सी सस्ती है, कौन सी खराब नहीं होगी, किसके साथ गारंटी मिल रही, वारंटी मिल रही। तो आप चारों को कंपैरेटिव स्टडी करो, तुलनात्मक अध्ययन करो, चारों का पक्ष और विपक्ष देखो, प्रॉफिट एंड लॉसेस देखो। तो यही सब तो आपको करना है। तो क्या बोलेंगे, ये जो विधि विकल्प थे, विकल्पों का मूल्यांकन, विकल्पों का मूल्यांकन मतलब क्या हुआ, इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स। इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स मतलब जो जितने भी आपके पास विधियां हैं, जितने भी आपके पास विधि हैं या विकल्प हैं या ऑप्शन हैं या अल्टरनेटिव हैं, इन सब का आप क्या करें, इवेल्युएट करें। मतलब सीधी सी बात, इन चार मशीन का मैं क्या करूंगा, कंपैरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, कौन सा अच्छा है, कौन सा अच्छा है, किसमें से चार मशीन लिख देता हूं ताकि आपको एग्जांपल याद रखें। चार मशीनों का क्या करूंगा, तुलनात्मक अध्ययन करूंगा, कंपैरेटिव स्टडी करूंगा, तो मालूम पड़ेगा इनमें से कौन सी अच्छी है। अब भैया जो सबसे अच्छी होगी उसी को चुनूंगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या आएगा, इसका चुनाव होगा। तो इसका चुनाव कैसे होगा, लिख देते हैं सबसे अच्छे विकल्प को चुनना, सर्वोत्तम विकल्प, सर्वोत्तम विकल्प का चयन, विकल्प का चयन मतलब सबसे बेस्ट मशीन जो आपको लगेगी, जो सस्ती भी होगी, गारंटी भी मिल रही है, उसकी वर्किंग कैपेसिटी भी अच्छी है, तो आप इन चार में से वही चुनेंगे। एक मशीन को चुन लिया आपने, लिख देते हैं चार में से एक का चयन हो गया। चयन मतलब आपने विकल्प, चार मशीन, ये देख ली चार मशीन थी, उनका कंपैरेटिव स्टडी किया और फिर चार में से एक मशीन को आपने फाइनल किया। मगर क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे सर्वोत्तम आप ढूंढ रहे हैं और मिल भी जाए। कई बार ऐसा होता है कि इस मशीन में बहुत अच्छा लगा, इस मशीन में सब कुछ अच्छा है, बस कंपनी गारंटी 2 ही साल की दे रही है। ये वाली मशीन की कंपनी गारंटी 4 साल की दे रही, मगर इसका यार रिपेयर मेंटेनेंस बहुत है, बार बार खराब होती है। तो आप बोलेंगे यार ये ले तो इसमें ये कमी है, ये ले तो इसमें ये कमी है। तो आप कुछ ना कुछ मिक्सचर निकालते हैं, कि ऐसा मिक्सचर भी करते हैं, कई बार कॉम्बिनेशन बनाते हैं। आपकी एक काम करो, इसका ये वाला फिल्टर इसका हटा दो, उसका लगवा दो और उसका ऐसा कर दो, मिक्स करके अपना नया पीस बनवा लो। तो सीधी बात कि हर बार सर्वोत्तम पॉसिबल नहीं है, हर बार सर्वोत्तम पॉसिबल नहीं है। कई बार आपको एवरेज पे भी चलना पड़ता है कि एकदम अच्छा ढूंढ रहे हैं तो गारंटी नहीं मिल रही, गारंटी मिल रही तो अच्छा नहीं मिल रहा। तो आप बोलते हैं काम करें बैलेंस कर ले यार, कुछ थोड़ी बहुत गारंटी भी मिल जाए और कंपनी भी अच्छी। तो आप उसको क्या बोलते हैं, आप उसको ये बोलते हैं कि मैंने एक मिडिल लेवल पर बात की है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, ना ज़्यादा सस्ता ना ज़्यादा खराब। तो सर्वोत्तम जब नहीं मिलता तो आप कॉम्बिनेशन की तरफ भी चले जाते हैं। तो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ नॉलेज के लिए, कई बार संयोजन से भी काम चलाना पड़ता है। संयोजन का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर मतलब कई बार आप क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। आपका एक साथ नहीं होगा तो संयोजन भी बना सकते हैं। लास्ट अब हो गया भैया कंप्लीट, आपने सर्वोत्तम विकल्प चुन लिया, अब उसको लागू कर दो, योजना बन गई पूरी। ये योजना कंप्लीट हुई, अब इसको लागू करना। इसको लागू किसको लागू करना, योजना को जो बन गई, योजना को लागू करना। भाई योजना तो कागज पे बनी ना, अब उसको एनफोर्स तो करो, कर्मचारियों को दो तो सही, चलो भाई काम शुरू करो। अभी खत्म थोड़ी हुआ काम, ये सब प्लानिंग में चल रहा है कि उद्देश्य का सबसे पहले डिसाइड करेंगे उद्देश्य क्या है, फिर कुछ पहले से मान्यता या कॉन्सेप्ट डिसाइड करेंगे आगे क्या होने वाला है, इस साल देश में क्या होने वाला है, टैक्स को लेकर, ब्याज दर को लेकर, बैंकिंग को लेकर, है ना, मौसम को लेकर। फिर उसके बाद कई सारी विधियों की पहचान करके हमारे कार्य करने की कितनी मेथड है, सबको इकट्ठा करो। फिर जितनी मेथड आ जाए उन सब में देखो सबसे अच्छी मेथड कौन है, विकल्पों का मूल्यांकन करो, फिर उनमें से एक को क्या करो, चुन लो। ये 3 चीज याद रखना, विकल्पों की पहचान,
विकल्पों का मूल्यांकन और विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन। हम बोल देंगे अल्टरनेटिव्स को लाओ, कलेक्ट करो, अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट करो, कंपैरेटिव स्टडी करो और अल्टरनेटिव्स में से किसी एक को फाइनल करो और योजना को लागू कर दो। ये योजना लागू हो गई और लास्ट में भाई योजना लागू हो गई, क्या योजना को देखेंगे? नहीं, हाँ देखेंगे, हमने आपको बताया था। अब मैंने तो आपको बोल दिया 20 पेन बनाओ, अब देखो तो सही 20 बना कि नहीं बना। नहीं बन रहा हो तो बताओ क्या प्रॉब्लम है, योजना के अनुसार नहीं बना, कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। तो लास्ट में लिख देंगे फॉलो अप, लास्ट में लिख देंगे अनुप्रवर्तन। हिंदी वाले ऐसे शब्द आएंगे वहां पर। आप सोचते हैं कि वहां पर लिखा रहेगा लागू करना, वो क्यों लिखेगा लागू करना? वो तो एग्जाम ले रहा है, वो भी 17 लाख लोगों की, तो वो तो डायरेक्ट लिखेगा कि योजना का अंतिम चरण इनमें से कौन सा है, तो वो सब लगा देगा यस। और आपको पहचानना पड़ेगा अनुप्रवर्तन का मतलब क्या होता है। अनुप्रवर्तन इंग्लिश वाले लिखेंगे फॉलो अप, फॉलो अप लेना। ये पूरी प्रक्रिया, ये हो गया योजना की पूरी प्रक्रिया। नियोजन की प्रोसेस इसी को बोलते हैं, नियोजन साइकिल इसी को बोलते हैं, या नियोजन की प्रक्रिया भी इसी को बोलते हैं। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं नियोजन के तत्व की, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अब बात करेंगे एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग शुरू करते हैं। बात करेंगे नियोजन के तत्व की, तत्व यानी एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स में अब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा क्योंकि इस लेक्चर का टाइम बहुत हो गया है, लंबा लेक्चर हो गया है। हो सकता है अगली क्लास में मैं उसको समझा दूं, मगर आज नियोजन पूरा करना है तो इसीलिए मैं 7 पॉइंट्स उसके बता रहा हूं, उसको अगली किसी क्लास में समझाऊंगा। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसको ध्यान देना। नियोजन के तत्व कौन से हैं? ध्यान क्या देंगे बेटा, या तो विशेषता में से कुछ आएगा, या तो ये तत्व में से आएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं, या फिर इसके पहले जो मैंने साइकिल घुमाई उस साइकिल को अरेंज करना आएगा। तो लिख रहा हूं नियोजन के तत्व में आपको याद रखना, रटे रटाए रहना चाहिए ना। उद्देश्य इसका पहला तत्व है। पहला तत्व क्या है? उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव्स, लिखते जाइए ऑब्जेक्टिव। दूसरा देखना सब एक जैसे शब्द आएंगे इसलिए इसको समझाना पड़ेगा बिल्कुल आराम से। व्यू रचना, व्यू रचना को आप क्या बोलते हैं? आप बोलते हैं स्ट्रेटजी, और स्ट्रेटजी को आप क्या बोलते हैं? रणनीति। तो 2 शब्द दे रहा हूं इसके, रणनीति। अब मैं आपसे अगली क्लास में बताऊंगा व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन नीति एंड रणनीति, क्योंकि नीचे नीति भी आ रहा है, पॉलिसी। तो व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी। आप बोलते हो मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, और फिर कभी बोलते हैं मेरी एक पॉलिसी है। तो ये सब एक जैसे शब्द हैं मगर बहुत अंतर होता है इसमें। तीसरे में लिख रहा हूं नीति, नीति इंग्लिश में लिखते हैं ना, नीति मतलब पॉलिसी। ऑब्जेक्टिव्स इसको लिखा मैंने, स्ट्रेटजी इसको लिखा मैंने, और पॉलिसी इसको लिखा। पॉलिसी के बाद चौथा नंबर, 4th नंबर पे आएगी प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। 5वें पे आएगी विधि, तो लिख रहा हूं प्रक्रिया, प्रक्रिया। और उसके बाद 5वें में विधि, विधि मतलब मेथड, मेथड। और प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, प्रोसेस। उसके बाद 6ठे नंबर पे लिख रहा हूं रूल्स। अब ये देखिए रूल कहाँ आ गए बीच में, देखना क्या क्या चीजें हैं, एकदम ऐसे शब्द हैं कि समझाना पड़ेगा सबको अलग। नियम, नियम। उसके बाद रूल्स, रूल्स के बाद आएगा 7वें नंबर पे, 7वें नंबर पे आएगा बेटा कार्यक्रम। क्या आएगा? कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम। और 8वें नंबर पर आएगा बजट, बजट, बजट मतलब बजट, इंग्लिश में भी बजट, हिंदी में। बेटा ये 8 पॉइंट बिना देखे याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा। ये मेरे को आभास हो रहा है कि नियोजन या प्लानिंग में से इस बार ये आपको पेपर में मिलेगा कहीं ना कहीं। कहीं भी किससे पूछेगा निम्न में से कौन सा नियोजन का तत्व नहीं है, तो आप सोचेंगे पहली बात तो तत्व होता क्या है। दूसरी बात है आपको वहां जब दिखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएंगे, सब एक जैसे लग रहे, नियम, विधि, प्रक्रिया, कार्यक्रम। और आप बोलेंगे क्या मालूम कैसा पेपर आता है, और ऐसा कोई आप ध्यान से पढ़ते भी नहीं है। मैंने देखा है किताबों में भी प्रॉपर नहीं लिखा है। तो आप इसके 8 तत्व को रट डालना, अभी मैं अगली क्लास में समझाऊंगा, या फिर अगली क्लास में नहीं तो और किसी क्लास में आप कमेंट में मुझको याद दिला देना कि सर इनको 2-2 लाइन में थोड़ा 2-2 मिनट लगेंगे मुझको समझाने में। क्योंकि देखो आप खुद देखो प्रक्रिया क्या है, विधि क्या है, सब एक ही है हमारे लिए तो दुनिया में। नियम क्या है, कार्यक्रम क्या है, बजट चलो सुना अलग हो रहा है, कार्यक्रम क्या है, और स्ट्रेटजी क्या है, नीति क्या है, प्रक्रिया क्या है, सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। इसलिए अभी फिलहाल तो आप ऑप्शनल एग्जाम देने जा रहे हो, इसलिए मैं आपको नहीं भी पढ़ाऊंगा तो चल जाएगा, मगर आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए। क्योंकि आप कोई बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर नहीं लिखने जा रहे हैं, या बीबीए तो करनी, बीबीए वालों को तो पूरा लिखना पड़ता है इसको, बिजनेस स्टडी में 12th वालों को, बीबीए वालों को, तो उन लोगों को लिखना पड़ता है बेटा, उनके लिए समझाना जरूरी है। वहाँ तो क्वेश्चन आता है, और आप जो भी पबेट वगैरह लेते हैं वहाँ भी मिलता है ये। तो प्लानिंग में वहाँ तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन नीति एंड रणनीति, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है ना। प्रक्रिया और विधि में अंतर बताइए, क्वेश्चन बन जाता है। तो आगे चल के करेंगे। ये 8 पॉइंट हो गए, ये थे नियोजन के तत्व। क्या थे ये नियोजन के तत्व मतलब एलिमेंट्स।
एलिमेंट्स। अब किसी और क्लास में देखेंगे, इनका मीनिंग 10 मिनट लगेगा, या इसके बाद एक कोई क्लिप डाल देंगे अलग से। अब आप कुछ स्टेटमेंट, अच्छा मैंने शुरू में बता दिए हैं, 3 डेफिनेशन मैंने बता दी है, 3 डेफिनेशन मैंने बताई थी। पहला बता दूं, जॉर्ज टेरी की बताई थी, भविष्य में झांकने की टेक्निक, इसको याद रखेंगे, भविष्य में झांकने की टेक्निक एक। दूसरा, उर्विक की मैंने बताई थी, अनुमान के बजाय तथ्यों पर किया गया मानसिक चिंतन, अनुमान के बजाय फैक्ट पर किया गया मानसिक चिंतन, ये उर्विक थे। और एक मेरी नाइल्स की बताई थी। बस एक और याद रखना, एक स्टेटमेंट है कि हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ध्यान रखेंगे, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट इसको शील्ड ने कहा है। एक शील्ड नाम के विद्वान है, शील्ड नाम के विद्वान है, जिन्होंने HEART, हार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज इक्वल टू प्लानिंग, प्लानिंग को मैनेजमेंट का हृदय या हार्ट कहा है, हृदय या हार्ट कहा है। और एक और याद रखेंगे, एलन महोदय बोलते हैं भविष्य को पकड़ने वाला, मतलब इससे क्या पकड़ रहे हो आप, भविष्य, फ्यूचर, फ्यूचर को पकड़ने वाला पिंजरा, पकड़ने वाला पिंजरा, पिंजरा जैसा तोता मैना का पिंजरा होता है, पिंजरा, ये बोला है एलन महोदय। एलन, ये 2 स्टेटमेंट और मैं भूल गया था उस समय बताना, इसको लिखना, शील्ड ने बोला है हार्ट, और एलन ने बोला है पिंजरा। ये इतने स्टेटमेंट याद रखना। ये प्लानिंग आप इतना कर लीजिए, इस वीडियो के बाद आप प्लानिंग के क्वेश्चन लगाएं। आप किसी भी एग्जाम के, किसी भी आप किताब के क्वेश्चन लगा सकते हैं। जितना मैंने अभी तक पढ़ाया, आज 6 या 7 क्लास, 8 क्लास हो गई, 3 यूनिट पे आ गया हूँ। अभी और काफ़ी क्लासेस हैं मैनेजमेंट में, लगभग 30-35 क्लासेस से मैनेजमेंट कवर हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा सिलेबस है। और कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराएं। और ये आप याद कर लीजिएगा, अगली क्लास हम लेके आएंगे तो उसमें हम इसको बता देंगे 2-2 लाइन में, प्लस अगला ही हमारा क्लास अभी से बता दें। अगली क्लास में हमारा रहेगा ऑर्गेनाइजेशन, हम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कॉन्सेप्ट देंगे, कुछ बेसिस देंगे, छोटा सा है, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। फिर तीसरी क्लास में हम आपको डायरेक्शन देंगे, चौथी पे आपको कंट्रोल देंगे। फिर उसके बाद हम बिहेवियर में चले जाएंगे, तो मोटिवेशन, मोटिवेशन के बाद लीडरशिप, लीडरशिप के बाद कम्युनिकेशन स्किल। ये तीनों चारों किया कि मैनेजमेंट का मेन पार्ट कंप्लीट। फिर आपको बीकॉम वाले पार्ट में घुसेड़ देंगे, सीधा मार्केटिंग मैनेजमेंट में ले जाएंगे, कंपनी कितने प्रकार की होती है, पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, इन सब चीज़ों को सिखाएंगे। क्योंकि पिछली बार जो ग्रुप 2 में लेबर सब इंस्पेक्टर का पेपर था बेटा, उसमें यही पूछा कंपनी की क्या विशेषता है, फर्म क्या होती है, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बेसिक सारा बताएंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, 1 घंटे से ऊपर की क्लास हो गई है। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।